हेलो फ्रेंड, ये उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा लॉन्च किया गया बुक का दूसरा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। अपसौर एपिहेलियन। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ 21 करोड़ किलोमीटर होती है। अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, जिसे एप्साइड रेखा कहते हैं। ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी न केवल अपने अक्ष पर घूमती है बल्कि सूर्य की परिक्रमा भी करती है, अतः पृथ्वी के सूर्य से सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती है। कर्क संक्रांति, कैंसर सोलेस्टिस। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात होती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय 21 जून को सूर्य दिखाई देता है। मकर संक्रांति, कैप्रिकॉर्न सोलेस्टिस। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात होती है। विषुव इक्विनॉक्स। यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तथा इस दिन सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च व 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण। जब सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स, जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं देती है। इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह स्थिति हमेशा अमावस्या को होती है। युति सूर्य ग्रहण की स्थिति में बनता है। चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती है तथा पृथ्वी की छाया के कारण उस पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात की होता है। द्युति डिसजंक्शन चंद्र ग्रहण की स्थिति में बनता है। नोट: एक वर्ष में अधिकतम 7 बार चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्री जल के ऊपर उठने तथा गिरने की घटना को ज्वार भाटा कहा जाता है तथा इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दुगना होता है क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। सागर जल का ऊपर उठना, आगे बढ़ना तथा सागर जल का नीचे गिरकर पीछे लौटना भाटा कहलाता है। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक है सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है।
ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत, हैवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, एरी का नहर सिद्धांत, लाप्लास का गतिक सिद्धांत। ज्वार के प्रकार। दीर्घ ज्वार। देखिए दीर्घ ज्वार, जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस समय दीर्घ ज्वार आता है। यह स्थिति सिजिगी कहलाती है। दीर्घ ज्वार पूर्णिमा व अमावस्या को आता है। युति वियुति की घटनाएं दीर्घ ज्वार में पाई जाती है। निम्न या लघु ज्वार। निम्न या लघु ज्वार। देखिए निम्न या लघु ज्वार क्या होता है। देखिए जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा समकोण पर होने के कारण चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करने के पर निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। ऐसी स्थिति कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को देखी जाती है। निम्न ज्वार समान ज्वार से 20% नीचा व दीर्घ ज्वार से समान ज्वार से 20% ऊंचा होता है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए कनाडा के न्यू ब्रंसविक तथा नोवा स्कोशिया के मध्य फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। 15 से 18 मीटर तक आता है। भारत के ओखा तट गुजरात पर मात्र 2.7 मीटर ऊंचा ज्वार आता है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथ हैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। चलिए अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश लैटिट्यूड, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। अक्षांशों की कुल संख्या 181 है। काल्पनिक रेखाओं का समूह पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक रेखा कहलाती है। दक्षिणी गोलार्ध में 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा से भूमध्य रेखा की ओर अक्षांश की मध्य की दूरी बढ़ती है। विषुवत रेखा पर 110.6 किलोमीटर जबकि ध्रुव पर यह 111.7 किलोमीटर है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच भाग को कटिबंध कहते हैं। देशांतर लॉन्गिट्यूड, किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान एवं उत्तर 0 डिग्री देशांतर के पूर्व व पश्चिम में होती है देशांतर कहलाती है। अथवा उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर व इनकी संख्या 360 होती है। प्रधान एवं उत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर है जो लंदन इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर इनके मध्य की दूरी 0 किलोमीटर होती है। सभी देशांतर रेखाओं को महान वृत्त कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच भाग को गौर कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर, पूर्वी देशांतर व पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूम रही है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बताया है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर 180 डिग्री देशांतर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बोरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है। तिथि रेखा के पश्चिम दिशा में जाने पर एक दिन दिया जाता है तथा पूर्व दिशा में जाने पर एक दिन घटा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री देशांतर। अपनी पृथ्वी अपनी काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, इसीलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से और पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होगा। एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय एक ही होता है। संपूर्ण पृथ्वी को 24 कटिबंधों में बांटा गया है। किसी विशेष स्थान का समय सारे देश में माना जाए तो वह उस देश का मानक समय कहलाता है। नोट: कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6, रूस में 11 मानक समय हैं। भारत का मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली यमोत्तर का मध्य होता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी यमोत्तर जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजता है तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। चलिए, पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास देखिए। बिग बैंग देखिए, बिग बैंग 13.7 अरब वर्ष से 5 अरब वर्ष तक। देखिए, इसमें क्या हुआ था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ, ठीक है ना। किसकी उत्पत्ति हुआ? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है। सुपरनोवा ये सूर्य की उत्पत्ति। सुपरनोवा सूर्य की उत्पत्ति, ठीक है, सूर्य की उत्पत्ति। हेडियन आदि महाकल्प और प्राकजीव। देखिए, हेडियन की बात करें तो हेडियन में महाद्वीप व महासागरों का निर्माण हुआ। आदि महाकल्प ब्लू ग्रीन शैवाल एक कोशिकीय जीवाणु की उत्पत्ति। प्राकजीवी कई जोरों वाले जीवों की उत्पत्ति। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उल्का पिंड एवं चंद्रमा की चट्टानों के नमूनों के अध्ययन से पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष पाई गई है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या का सर्वप्रथम प्रयास कास्ते द बफन ने किया था। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। जीवों या कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने में कार्बन डेटिंग विधि C14 का प्रयोग किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के इतिहास को कई महाकल्प में विभाजित किया गया है। आदि महाकल्प या प्री पोलियोजोइक एरा। इस महाकल्प को आर्कियन व प्री कैम्ब्रियन नामक 2 कल्पों में बांटा गया है। आर्कियन कल्प इस काल की शैली में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव है, इसीलिए इसे प्रागजैविक काल भी कहा जाता है। इस काल में कैनेडियन व फिनोसर्केडिया शील्ड निर्मित हुए हैं। प्री कैम्ब्रियन कल्प इस काल में स्थल भाग पर जीव रहित था, यानी कोई जीव नहीं था। इस काल में अरावली पर्वत धारवार क्रम की चट्टानें का निर्माण हुआ। पूरा जीवी महाकल्प पेलियोजिक इरा इस प्राथमिक युग भी कहा जाता है। इसे निम्न कल्पों में बांटा गया है। कैम्ब्रियन कल्प इस काल में प्रथम बार स्थल भागों पर समुद्रों का अतिक्रमण हुआ तथा प्राचीनतम अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ था। भारत में विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण भी इसी काल में हुआ था। पृथ्वी पर इस काल में सर्वप्रथम वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति हुई। ऑर्डोविशियन कल्प इस समय में समुद्र में रेंगने वाले जीवों में प्रथम मछली की उत्पत्ति हुई। सेल्यूरियन कल्प को
रीढ़ वाले जीवों का काल कहते हैं। पहली बार पौधों का उद्भव इसी काल में हुआ था। इसे कैलेडोनियन पर्वतीय हलचलों का काल कहते हैं। डीवोनियन कल्प। इस कल्प में कैलेडोनियन हलचल के परिणाम स्वरूप सभी महाद्वीपों पर ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं विकसित हुई थी। इस कल्प में शार्क मछली की उत्पत्ति होने के कारण इसे मत्स्य युग के नाम से जाना गया। कार्बोनिफेरस कल्प। इस काल में रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। इस काल में कोयले के व्यापक निक्षेप होने के कारण इसे कोयला युग भी कहा जाता है। पर्मियन कल्प। इस काल में बैरिशन हलचल के कारण ब्लैक फॉरेस्ट वासेज पर्वतों का निर्माण हुआ है। एशिया का तिएन शान व उत्तरी अमेरिका का एप्लिशियन पर्वत भी इसी काल में निर्मित हुए हैं। इस काल में जल व स्थल में रेंगने वाले जीवों की अधिकता थी। मध्यजीवी या महाकल्प। मोसोजोइक एरा। इसे द्वितीयक युग भी कहा जाता है तथा इसे ट्रियासिक, जुरासिक व क्रेटिसियसिक कल्प में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ट्रियासिक कल्प। यह काल आर्कियोप्टेरिक्स की उत्पत्ति का काल था। इस काल में मेढक व कछुआ की उत्पत्ति हुई थी। जुरैसिक कल्प। इस काल में डायनासोर रेप्टाइल्स जीव की उत्पत्ति हुई थी। जूरा पर्वत का संबंध इसी काल से है। इस काल में पुष्प युक्त वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई थी। क्रेटिसियसिस कल्प। इस काल में रॉकी व एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति व ज्वालामुखी लावा का दरारी उद्भवन जिससे दक्कन ट्रैप व काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। इस काल में डायनासोर विलुप्त हो गया। नवजीवी महाकल्प या सोनोजोइक एरा। इस कल्प को तृतीयक या टर्सरी युग भी कहा जाता है। इसे पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन व प्लायोसिन कालों में बांटा गया है। प्लायोसिन कल्प। इस काल में लैरामाइड हलचल के फलस्वरूप उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। इस काल में सर्वप्रथम स्तनधारी जीवों व पूंछहीन बंदरों की उत्पत्ति हुई थी। इयोसीन कल्प। इस काल में हाथी, घोड़ा, रेनोसेरस, गेंडा, सुअर आदि का उत्पत्ति हुआ। ओलिगोसीन कल्प। इस काल में बृहत हिमालय तथा बिल्ली, कुत्ता, भालू आदि की उत्पत्ति हुई थी। मायोसीन कल्प। इस काल में लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। प्लायोसीन कल्प। इस काल में शिवालिक की उत्पत्ति हुई थी। मानव के पूर्वजों का विकास तथा उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण इसी काल में हुआ। नूतन महाकल्प। नियोजोइक एरा। इस कल्प को चतुर्थ युग भी कहा जाता है। इस महाकल्प को प्लीस्टोसीन व होलोसीन नामक दो कल्पों में बांटा गया है। प्लेस्टोसीन कल्प। इस काल में सर्वप्रथम पक्षियों व मानव तथा अन्य स्तनधारी जीव वर्तमान स्वरूप में विकसित हुए हैं। अभिनव कल्प या हेलोसीन। इस काल में विश्व की वर्तमान दशा प्राप्त हुई है। कृषि कार्य तथा पशुपालन का प्रारंभ इसी काल में हुआ। चलिए आज यह पाठ समाप्त होता है। चलिए कल मिलेंगे। ठीक है, आप लोग इसी तरह से वीडियो को शेयर करते रहिए और इसे ध्यान से सुनिए और देखिए। आपका धीरे धीरे सब जीके सही हो जाएगा। धन्यवाद।